कलेक्टर इलैयाराजा निगमायुक्त के साथ हनुमान ताल पहुंचे और गुरुवार को निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनों से चर्चा की और क्षेत्र में स्वच्छता बरकरार रखने की अपील की। स्वच्छता अभियान में अतिक्रमण की समस्या भी आड़े आ रही है। अतिक्रमणों के कारण शहर बदसूरत नजर आ रहा है। इसी तरह के बेजा कब्जों को हटाने के लिए आधारताल क्षेत्र में अभियान चलाया गया। सड़क और फुटपाथ पर लगे टपरे तंबू हटाए गए। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही के कारण नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को मंडी में सफाई करानी पड़ी। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने विगत दिवस कृषि उपज मंडी में निरीक्षण के दौरान सख्त नाराजगी जताई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अभियोजन एवं पुलिस अधिकारियों की कार्य दक्षता बढ़ाने और निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर को गुंजन कला सदन के द्वारा संगीत संध्या कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गायक कलाकारों ने लता मंगेशकर द्वारा गाए गीतों की प्रस्तुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए आयोजित स्पर्धा के समापन पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर आयुक्त निशक्तजन और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद रहे। हाथों से विकलांग हुए लोगों को कृत्रिम हाथ प्रदान करने के लिए जिलेहरी घाट में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें निशक्त जनों को कृत्रिम हाथ लगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। राइफल शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्पर्धा में बालक और बालिका वर्ग के लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित स्पर्धा के विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में विकास खंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रानीताल स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर विकास खंड की 7 पुरुष टीमें और 6 महिला टीमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया हनुमान ताल का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। अभियोजन अधिकारियों की संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान आने वाली कठिनाइयों के संबंध में हुई चर्चा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा निगमायुक्त के साथ हनुमान ताल पहुंचे और गुरुवार को निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनों से चर्चा की और क्षेत्र में स्वच्छता बरकरार रखने की अपील की। कलेक्टर इलैयाराजा रविवार की सुबह एक बार फिर से हनुमान ताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे और तालाब के चारों ओर घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही इस बात की भी तस्दीक की है कि गुरुवार को उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को तालाब परिसर और आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो मैं 3-4 डेज बिफोर वहाँ विजिट किया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी कुछ ना सफाई हुआ है, बट कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं वो भी हटी है, बट और हटाना है। तो हम लोग और 1 वीक टाइम दिए है। नगर निगम और इवन रेवेन्यू का टीम भी और इवन पुलिस का टीम भी इसमें लगाए हैं। एंड लोगों से भी सहयोग अपील अपेक्षित किया है कि आसपास के जितने लोग रहते हैं उन सभी से भी हम लोगों ने एक अपील की है कि आप लोग भी आए, मतलब एक समिति से फॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उस पूरा जलाशय का हम लोग एक साफ सुथरा और एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ कैसे निर्मित हो सकता है उसके प्रति काम करें। वहीं क्षेत्रीय जनों से चर्चा कर उनसे तालाब में अपशिष्ट नहीं फेंकने की अपील की गई। स्वच्छता अभियान में अतिक्रमण की समस्या भी आड़े आ रही है। अतिक्रमणों के कारण शहर बदसूरत नजर आ रहा है। इसी तरह के बेजा कब्जों को हटाने के लिए आधारताल क्षेत्र में अभियान चलाया गया। सड़क और फुटपाथ पर लगे टपरे तंबू हटाए गए। अतिक्रमण के कारण भी सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोग नाले नालियों पर कब्जा जमाकर दुकानें लगाए हुए हैं। ऐसे ही अतिक्रमणों को हटाने क्षेत्र में अभियान चलाया गया और लोगों को गंदगी न फैलाने की हिदायत दी गई। लगभग 40-50 दुकानें हैं इस टाइप की जो 3 टप्पर करके गाड़ लिए हैं
इनसे इनको भी जता दिया गया है कि आप सुंदरता के साथ में पीछे की ओर खसक जाइए, मतलब सड़क मार्ग आप बिल्कुल गंदा नहीं करिए। खास बात यह है कि नगर निगम की स्वच्छता टीम को दोहरी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले अतिक्रमण हटाने की जद्दोजहद होती है, फिर सफाई करानी पड़ती है। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही के कारण नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को मंडी में सफाई करानी पड़ी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने विगत दिवस कृषि उपज मंडी में निरीक्षण के दौरान सख्त नाराजगी जाहिर की थी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा कृषि उपज मंडी में निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई थी। लिहाजा कृषि उपज मंडी में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए नगर निगम की टीम को मैदान में उतारा गया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कृषि उपज मंडी के चप्पे चप्पे को साफ कर चकाचक कर दिया। मंडी की तस्वीर बदली बदली सी नजर आने लगी। कलेक्टर साहब का भ्रमण था, देखा यहाँ बहुत गंदगी है। हालांकि नगर निगम यहाँ की सफाई नहीं कराता है, यहाँ की कृषि मंडी और खुद का अपना ठेका है वो कराते हैं, लेकिन जो यहाँ गंदगी थी हिसाब से देख के जो है तो आयुक्त महोदय के निर्देश हुए कि आज नगर निगम की जो है तो मैक्सिमम लेबर और लगा के यहाँ पे पूरी एक बार जो है नगर निगम पूरी कंप्लीट सफाई करा देगा, उसके बाद फिर कृषि मंडी अपना जो है उसको में रखेगा। बहरहाल इस बात से एक बात तो खुलकर सामने आ रही है कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सफाई के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो नगर निगम की टीम को सफाई करने मंडी में नहीं उतरना पड़ता। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अभियोजन एवं पुलिस अधिकारियों की कार्य दक्षता बढ़ाने और निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। अभियोजन अधिकारियों एवं शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस अतुल श्रीधरन भी शामिल हुए और उन्होंने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए विधि संबंधी कई अहम जानकारियां दी। वो लोक अभियोजक होता है, सत्ता पक्ष या सरकार का अभियोजक नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। जैसे कि दूसरे कंट्रीज में कहते हैं प्रोसिक्यूटर इज काउंसिल फॉर द पीपल, नॉट काउंसिल फॉर द स्टेट। स्टेट का नहीं, पीपल को क्यों कहते हैं? जैसे लोक अभियोजक क्यों कहा गया आपको और सरकार पक्ष अभियोजक या सत्ता पक्ष अभियोजक क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि जब भी आप खड़े होते हैं तो 8 करोड़ मध्य प्रदेशियों का जो है ये विचार रहता है कि अगर जिसके खिलाफ आप प्रकरण चला रहे हो वो सचमुच अगर गुनहगार है तो उसको उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो भी हम 8 करोड़ लोगों में से एक बेगुनाह है, तो उसके खिलाफ भी जो है उसके साथ भी इंसाफ हो, उसको सजा न मिले, वो भी अभियोजन के ऊपर है। कार्यशाला में शामिल रहे कलेक्टर और जिला अभियोजन अधिकारियों ने बताया कि कार्यशाला में काफी कुछ नई जानकारियां हासिल हुई हैं और अब दोषियों को सजा दिलाने के लिए बेहतर ढंग से कार्य किया जा सकेगा। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं या फिर हम सारे अदर एजेंसी से ना साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक पूरे सोसाइटी के लिए जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, उस दिशा में हमको यहाँ काम करना चाहिए। टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आजकल काफी सारा स्पेशल एक्ट्स हैं हमारे बीच में है, बट वो नॉलेज डेफिनेटली नीचे के एजेंसीज को नहीं होगी। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल बता रहे थे कि हाउ हमारे ओन काम को हम सिस्टमैटिक और परफेक्ट वे में करने के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर एजुकेशन। तो 500 एक्ट में भी वो लोग बैठे हैं, डेफिनेटली उसमें भी ना काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। मैं भी साथ से डिस्कशन कर रहा था, हम लोग हमारे पास बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है, बट देन इट इज लीडिंग टू व्हाट?
दैट इज अ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस प्रकार की कार्यशालाएं और ज़्यादा आयोजित हो गए तो डेफिनेटली हम लोग और बेनिफिट्स लेंगे। ऑनरेबल जस्टिस के उद्बोधन में हम सब ने कार्यशाला आरंभ करी। उनका उद्बोधन हम सबको बहुत मार्गदर्शक रहा। उनने कहा कि ये हम लोग जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर माने आम जनता के हैं, ये ना सोचे कि हम पुलिस या शासन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम पीड़ित को न्याय दिलाएं और कोई अगर निर्दोष है, कोई गलत फंस गया है तो उसके साथ भी जस्टिस करें और उसको न्याय दिलाएं। हमारा काम कोर्ट को असिस्ट करना है और ना कि हमारा काम सज़ा दिलाना है। हमारा काम गलत आदमी को सज़ा दिलाना है, निर्दोष को सज़ा दिलाना नहीं है। ऐसा सारा तो उन्होंने हमें प्रदान किया जिससे हम लोग सभी अभिभूत हैं। मौसम है आशिकाना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। जैसे सदाबहार गीतों को अपनी सुमधुर आवाज से यादगार बनाने वाली देश की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर को गुंजन कला सदन के द्वारा संगीत संध्या कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गायक कलाकारों ने लता मंगेशकर द्वारा गाए गीतों की प्रस्तुति देकर उन्हें स्वरांजलि दी। गुंजन कला सदन के द्वारा शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम के माध्यम से स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर गायक गायिकाओं द्वारा लता जी द्वारा गाए गए एक से बढ़कर एक सदाबहार नगमों की सुमधुर प्रस्तुति देकर उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। आयोजकों ने बताया कि लता जी के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है और इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। उनके प्रशंसकों द्वारा इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देने का छोटा सा प्रयास किया गया है। लता मंगेशकर के रूप में भारतवर्ष ने एक अमूल्य रत्न को खोया है और निश्चित रूप से वे युगों युगों तक हमारे दिलों में संगीत के रूप में, गीत के रूप में बसी रहेंगी। इस आयोजन को बहुत बड़ी मात्रा में दर्शकों ने पसंद किया। ये हॉल छोटा पड़ गया। मुझे विश्वास है कि संस्कारधानी इस तरह के जो आयोजन करता है उससे एक सकारात्मक वातावरण बनता है और ऐसे आयोजन गुंजन कला सदन सहित अन्य संस्थाएं भी करती रहें। गुंजन कला युवा गुंजन की तरफ से लता मंगेशकर जी जो कि स्वर कोकिला मानी जाती हैं और जिनके गीत विदेश पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम उनके गानों के रूप में। और संस्कारधानी गर्व है कि हम ऐसा कार्यक्रम यहाँ कर पा रहे हैं। लता जी का सानिध्य प्राप्त कर चुके संगीतकार शरद एवं शैलेंद्र नामदेव को भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए आयोजित स्पर्धा के समापन पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर आयुक्त निशक्तजन और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद रहे। आगा चौक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को पुरस्कृत किया गया।
रेड क्रॉस सोसाइटी के आशीष दीक्षित ने बताया कि थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों की समस्याओं और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के बारे में भी चर्चा हुई है और उन पर विचार कर स्वास्थ्य सुविधाएं जल्दी मुहैया कराई जाएंगी। आज यहाँ हम मुक्ति फाउंडेशन के थैलेसीमिया बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें आयुक्त निशक्तजन महोदय भी शामिल हुए। तो थैलेसीमिया बच्चों को जो समस्याएं हैं विक्टोरिया में, जैसे उनके लिए अलग वार्ड की, ब्लड की उपलब्धता में कमी की, इसके लिए हम रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भी जो है सहायता पहुँचाने के लिए और ब्लड कैंप्स का आयोजन करके उनके लिए ब्लड की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। थैलेसीमिया जो एक आनुवंशिक बीमारी है, माता पिता से बच्चों में आती है और ये तब पता चलता है जब बच्चा इस दुनिया में आ चुका रहता है। मुक्ति फाउंडेशन जो है विगत 3 साल से थैलेसीमिया जन जागरण अभियान के अंतर्गत बहुत सारे जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को बताना चाहता है कि शादी के पहले HbA2 जांच अवश्य कराएं, जिससे हम थैलेसीमिया बीमारी को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी नहीं रुक सकती, ये बीमारी आसानी से रुक सकती है। बस हमको जन जागरण अभियान की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम इस शादी के पहले एक HbA2 टेस्ट कराएं। कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया के कारण और निवारण पर भी चर्चा की गई। हाथों से विकलांग हुए लोगों को कृत्रिम हाथ प्रदान करने के लिए जिलहरी घाट में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें निशक्त जनों को कृत्रिम हाथ लगाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया। किसी दुर्घटना में अपने हाथ कोहनी के नीचे से गंवा चुके दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा जिलहरी घाट में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घर की पाठशाला संस्था की सदस्यों ने दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ प्रदान किए। अगर चाह रहे हो कि उस कार्य को हम हमारा ये जो आज का कैंप है वो प्रोस्थेटिक हैंड का कैंप है और ये जिनके हाथ कोहनी से 3-4 इंच नीचे से कटे हुए हैं, ये उनको लगाए जा रहे हैं और ये लगने के बाद, ये हाथ लगने के बाद वो कार चला सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, चम्मच से खाना खा सकते हैं, बाल्टी उठा सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति अपने काम करते हैं। सारा ये काम कर सकेंगे इस हाथ से और उनका जो जीवन है थोड़ा सा चल पड़ेगा, ये हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से और लोगों को हम आगे बढ़ाएं और आगे करते जाएंगे हम आगे। राइफल शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्पर्धा में बालक और बालिका वर्ग के लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित स्पर्धा के विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। क्रीड़ा भारती संस्था द्वारा आयोजित राइफल शूटिंग स्पर्धा में शामिल प्रतिभागियों ने अपने निशाने का कमाल दिखाया। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में बालिकाएं भी शामिल रहीं और उन्होंने भी अपनी बेहतरीन प्रतिभा का परिचय दिया। शीलिंग शूटिंग एवं राइफल शूटिंग प्रतियोगिता आज आयोजित की जा रही है, जिसमें 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके चयन के बाद ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ इस विद्यालय में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। श्री सोनी जी इसका आयोजन कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि खेलों में जितने ज़्यादा बच्चे भाग लेंगे उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ एकाग्रता इस प्रतियोगिता में बढ़ती है। मैं यहाँ पे राइफल की शूटिंग प्रतियोगिता में आई थी और मेरे तीनों की तीनों सही लगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में विकास खंड स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रानीताल स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर विकास खंड की 7 पुरुष टीमें और 6 महिला टीमें उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं।
प्रो कबड्डी की तर्ज पर रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्लॉक स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग की 7 पुरुष टीमें और 6 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजक मंडल के मुताबिक 21 फरवरी को सभी ब्लॉकों की विजेता टीमों का मैच रानीताल स्टेडियम में आयोजित होगा। विकास खंड स्तर पर रानीताल स्पोर्ट्स सेंटर में एक दिवसीय महिला पुरुष कबड्डी और एथलेटिक्स का आयोजन किया गया है। पुरुष वर्ग में 7 टीमों ने भाग लिया है, जबकि महिला वर्ग में 6 टीमों ने, जो जबलपुर विकास खंड के अंतर्गत आते हैं, उन टीमों ने भाग लिया है। शाम 4 साढ़े 4 बजे इसका समापन है और तभी पुरस्कार वितरण होगा। 21 तारीख को जो जितने विकास खंड हैं उनकी विजेता टीम सिर्फ 21 तारीख को खेलेंगी। हर विकास खंड से विजेता टीम यहाँ पर भाग लेगी। आयोजक मंडल का कहना है कि इस तरह के आयोजन युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।